फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पर। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आपको इस चैनल पे मैं सिखाऊंगा रीजनिंग कुछ इन तरीकों से, इन ट्रिक से जो जनरली आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगे या फिर बुक्स में तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो रीजनिंग है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हर एंट्रेंस में पूछी जाती है। चाहे आप आफ्टर 12th एंट्रेंस दें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद वाले एंट्रेंस दें अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स लेने के लिए, उनमें एक चीज डेफिनेटली कॉमन है, वो है रीजनिंग। सो आप इस सेक्शन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। सिर्फ डिपेंड इतना करता है कि कुछ एग्जाम्स में इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है और कुछ एग्जाम्स में कंपैरेटिवली कम है। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि वहां पर रीजनिंग का बहुत ज्यादा ही वर्चस्व है। वहां पे मेंस में 1 घंटे का पार्ट टाइम दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के लिए। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको एक एक करके कवर कराऊंगा। सबसे पहले देखो, ये मेरा पहला वीडियो है तो इस वीडियो में मैं आज 3 चीजें कवर करने वाला हूं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट रीजनिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल पे मैं टोटल आने वाले टाइम में कौन कौन से एंट्रेंस कवर करने वाला हूं और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सपोज हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज रीजनिंग, तर्क शक्ति क्या है, तो हम उससे कह सकते हैं कि रीजनिंग इज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे इन ऑर्डर टू गेट सम कंक्लूजंस और डिसीजंस। तर्क शक्ति में हम क्या करते हैं, उन कुछ चीजों को तर्कपूर्ण आधारों पर देखकर उन पे सोच विचार करके किसी एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब अगर मैं रीजनिंग को डिवाइड करूं समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, तो रीजनिंग को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। एक का नाम है वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, और एक का नाम है नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो बहुत सिंपल सी बात है। वर्बल रीजनिंग का मतलब है वो रीजनिंग जहां पे सवालों को पूछने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं कोई ब्लड रिलेशन का आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा वर्डिंग्स की फॉर्म में। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग का सिंपल सा मतलब है, इसको हम विजुअल रीजनिंग भी कहते हैं। यहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल ना करके फिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है, चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है और उन फिगर्स को देखकर ही हमें अपने उत्तर बताने होते हैं कि क्या चल रहा है। जैसे फिगर्स में आता है सीरीज इन कंप्लीशन या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स नॉन वर्बल का पार्ट हो गया, डाइस नॉन वर्बल का पार्ट हो गया, उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट हो गया। अब वर्बल रीजनिंग को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं समझाने के पर्पज से। एक होती है जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी और एक को हम कह सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी क्या होती है। जनरल इंटेलिजेंस और एबिलिटी में हमारे काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कायदे से जनरल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं, पर ये अलग बात है उनमें सीखने के लिए काफी कुछ होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ते। ब्लड रिलेशन का मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे पूछा कि जो मेरी मदर है, मेरी मदर के जो फादर इन लॉ हैं उनकी डॉटर मेरी क्या लगती हैं। मेरी मदर के जो ससुर हैं उनकी जो पुत्री है वो मेरी क्या लगती हैं। तो आप सब ध्यान से सोचो, मेरी मदर के जो फादर इन लॉ यानी कि मेरी मम्मी के जो ससुर जी हैं वो मेरे दादाजी लगेंगे और जो मेरे दादाजी हैं उनकी डॉटर, उनकी पुत्री मेरी क्या लगेंगी, वो लगेंगी मेरी बुआ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल आंट। तो देखो ये जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन है, ये जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट। ये अलग बात है कि इसमें सीखने के लिए काफी कुछ होता है। एक और एग्जाम्पल देखें, मैं कहता हूं कि एक आदमी है अजय, वो अपने घर से निकला और नॉर्थ में चला 10 मीटर। 10 मीटर नॉर्थ में चलने के बाद वो दाएं ओर मुड़ गया परफेक्ट 90 डिग्री पे। ये नहीं भी मेंशन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट दाएं ओर मुड़ना 90 डिग्री पे ही मुड़ता है। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, तो देखो सीधी बात है, नॉर्थ में चला, राइट साइड मुड़ा यानी ईस्ट पूर्व की तरफ देख रहा है। अगेन किसका पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस का। अब मैं एक और एग्जांपल सुन लीजिए लास्ट। अगर मैं कहता हूं आज का दिन है संडे, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो संडे के 3 दिन बाद आप कहेंगे सर वेंसडे आएगा। इसका मतलब कैलेंडर भी किसका पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस का। कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ऑल दीज चैप्टर्स आर द पार्ट्स ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी। एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं।
इस रीजनिंग को इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक खास मकसद था। जिन भी जॉब्स में डिसीजन मेकिंग या फिर किसी इंसान की सोच विचार करने की क्षमता कैसी है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो कैसे कैसे डिसीजंस ले सकता है, कितना स्ट्रांग है वो मेंटली, ये सब जांच करने के लिए, या फिर लाइफ में वो कितना पॉजिटिव है, थिंग्स को किस हिसाब से लेता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से या फिर पेसिमिस्टिक अप्रोच से, ये सब जांच की जाती है। जनरल इंटेलिजेंस और एबिलिटी में जो भी चैप्टर्स आते हैं उनमें कोई ना कोई शॉर्टकट लगता है या फिर आपको ट्रिक्स काम आती हैं जल्दी आंसर तक पहुंचने के लिए। और जो एनालिटिकल रीजनिंग होता है, यहाँ पे कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। यहाँ पे मुझे आपका मेंटल सेटअप ऐसा करना पड़ेगा, आपका माइंड स्टेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि जैसा एग्जामिनर चाहता है आप बिल्कुल वैसा ही सोचें। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, स्टेटमेंट्स को पढ़ के अच्छे ढंग से उन पे सोच विचार करके पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं बहुत सारे, जैसे डेटा सफिशिएंसी इसी का पार्ट माना जाता है, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, कॉज इफेक्ट, ड्राइंग इन्फरेंसेस, और उसके अलावा कोर्सेज ऑफ एक्शन। कोर्सेज ऑफ एक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है इस एनालिटिकल रीजनिंग का। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कोर्सेज ऑफ एक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम लिखी मिलेगी और उस प्रॉब्लम के नीचे सॉल्यूशंस भी वो खुद ही लिख देंगे। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है तो मिनिमम 2 या मैक्सिमम 3 या 4 सॉल्यूशन आपको लिखे मिलेंगे। फिर आपसे वो पूछेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपके मुताबिक सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे सही कौन सा है। आप प्रॉब्लम पढ़िए, सॉल्यूशन देखिए, फिर उसी के हिसाब से ऑप्शंस दिए जाएंगे कि चारों सही हैं, केवल पहला और चौथा सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि एक 10वीं क्लास का छात्र अपनी फाइनल बोर्ड की परीक्षा में चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है। अब मैंने उसके नीचे आपको 3 सॉल्यूशन दिए हैं। पहला सॉल्यूशन दिया है कि उस बच्चे को केवल उस पेपर से निष्कासित करके उसके पेरेंट्स को बुला के प्रॉपर काउंसलिंग कराई जाए और उसे समझाया जाए। दूसरा सॉल्यूशन है कि उस बच्चे को परमानेंटली ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाए सो दैट वो दुनिया में कभी भी किसी और स्कूल में एडमिशन ना ले पाए और कभी आगे पढ़ाई ना कर पाए, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स को कन्वे हो कि हाँ ये करना कितना गलत है। और तीसरा सॉल्यूशन है कि उस बच्चे के अगेंस्ट कोर्ट में केस किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस किया जाए और उसे सजाए मौत दिलवा दी जाए, ठीक है। हाँ, ये मैं जानता हूँ ये किसी को भी अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। अब देखो, जो पहला है सॉल्यूशन वो उसमें सिर्फ अकेला एप्रोप्रिएट है। पहले में जब कहा प्रॉपर काउंसलिंग कराई जाए तो वो ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो एप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्यादा हार्श एक्शन हो गया। प्रॉब्लम जितनी बड़ी थी उसकी सजा कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। जो भी प्रॉब्लम दी जाती है, सॉल्यूशन साइज बराबर होना चाहिए प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन जो होता है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट हो पाए। और याद रखना, ज्यादा हार्श एक्शंस जनरली अलाउड नहीं होते। इन शॉर्ट मैं आपसे कहूं तो कभी भी आपको एनालिटिकल रीजनिंग का कोई भी टॉपिक पे लेना, उसमें टिट फॉर टैट नहीं वर्क करता। यहाँ पर जनरल प्रोसीजर से वर्क करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया एनालिटिकल रीजनिंग, ये हो गया हमारा जनरल इंटेलिजेंस और एबिलिटी, और ये हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके बारे में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आज का सेकंड पार्ट, दैट इज कि मेरे इस चैनल पे आने वाले टाइम में मैं कौन कौन से एग्जाम्स पूरे कवर करने वाला हूँ। देखो, जितने भी एंट्रेंस हुए हैं ना, पॉपुलर एंट्रेंस, चाहे वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हो। फॉर एग्जांपल जैसे क्लैट का एंट्रेंस हो गया आफ्टर 12th लॉ करने के लिए, कंबाइंड कोर्स होता है। जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया आईपी यूनिवर्सिटी में, या फिर इको ऑनर्स हो गया आईपी यूनिवर्सिटी में, उसका भी एंट्रेंस होता है। ऐसे एंट्रेंसेस भी मैं कवर करूंगा। और आफ्टर ग्रेजुएशन जो एंट्रेंस होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, आईबीपीएस हो, यूपीएससी में सीसेट हो, और उसके अलावा बाकी सारे एंट्रेंस चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, डीएसएसबी से रिलेटेड हो, सीटेट हो, वो सब भी मैं कवर करूंगा। सो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लिस्ट जिन एंट्रेंस को मैं कवर करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। सो ये है वो लिस्ट, आप इस लिस्ट को देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो भी एंट्रेंस हैं, ये सारे वो एंट्रेंस हैं जो आफ्टर 12th आप देते हैं अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। और जो राइट साइड है वो एंट्रेंस हैं जिनमें से मैक्सिमम एंट्रेंस हैं ग्रेजुएशन के बाद देने वाले, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो कोई और हो। देख लीजिए, ये सारे एंट्रेंस में कवर करूंगा।
और जब भी कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन से पहले मैं एक सेमिनार वीडियो डाला करूंगा। उस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि उस एग्जाम का पैटर्न कैसा है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उस एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी भी बताया करूंगा, रीजनिंग के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स की भी, कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और किसी किसी क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी सेक्शंस पहले करनी है, कौन सी सेक्शन बाद में करनी है। सो आई स्ट्रांगली बिलीव अगर आप सारी बात मानते हैं तो आपको मैं अपने सेक्शन रीजनिंग की गारंटी देता हूं कि ये मेरी सेक्शन आपको ऑलवेज हेल्प करेगी एग्जाम क्लियर कराने में, कभी भी आप रीजनिंग में लैग नहीं करेंगे। सो अच्छे ढंग से आपने देख लिए सारे एंट्रेंस। सो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी, सबसे पहले देखो सेट थ्योरी को करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है यूनियन और इंटरसेक्शन वाला मेथड, जिसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं और फॉर्मूलेज इंप्लीमेंट करके हम आंसर्स निकालते हैं। और दूसरा मेथड होता है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड में हम सर्कल्स बनाकर उनकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट थ्योरी इंटरसेक्शन या यूनियन वाले मेथड से नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग जब टफ क्वेश्चंस आते हैं सेट थ्योरी के पजल की फॉर्म में, काफी लेंथी क्वेश्चंस जिससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ, जैसा कि एसबीआई पीओ में आया था 2018 में, वैसे क्वेश्चंस ना फॉर्मूले की हेल्प से जल्दी नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। वैसे क्वेश्चंस फिगर की फॉर्म से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और बहुत एक्यूरेटली। सो देखो सेट थ्योरी में वेन डायग्राम की हेल्प से मैं क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वेन डायग्राम एक टॉपिक है अलग से। वेन डायग्राम में कुछ बुक्स में सेट थ्योरी को वेन डायग्राम्स का हाई लेवल बना के लिख दिया जाता है। वेन डायग्राम के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पहले फटाफट से इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, फिर हम फाइनली सेट थ्योरी पे आते हैं। देखो जो जनरल क्वेश्चंस ऑफ वेन डायग्राम होते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम एक चैप्टर है, इसके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आप, तो जनरल क्वेश्चंस पे क्या होता है, आपको जनरली 3 मीनिंगफुल वर्ड्स मिलेंगे और आपको उन मीनिंगफुल वर्ड्स को फिगर्स की फॉर्म से बताना होता है कि कौन सा फिगर का कॉम्बिनेशन उन्हें सही रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो क्वेश्चन होता है और फिगर्स ऑप्शन में दी होती है, राइट ऑप्शन चूज करना होता है, या फिर सिर्फ एक फिगर बनी होती है और 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं और हमें जज करना होता है कि उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उस फिगर को सही फिट बैठेगा या फिर उस फिगर को सही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको सेट थ्योरी का एग्जांपल देकर, ठीक है। वेन डायग्राम का जनरल क्वेश्चन देखो, मैंने कहा कि इंडिया, पाकिस्तान और दिल्ली, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं कि जो दिल्ली है वो कंप्लीट पार्ट है किसका, इंडिया का, और जो पाकिस्तान है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से बन जाएगी फिगर। एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा मेल, फादर और डॉक्टर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जितने भी फादर हैं वो सब मेल्स होंगे, तो जो फादर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मेल्स होंगे। अब देखो डॉक्टर को अगर मैं अलग रखता हूं तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स फीमेल्स हैं, कोई भी डॉक्टर मेल नहीं। डॉक्टर को मैं मेल के अंदर कंप्लीट नहीं रख सकता, उसका मतलब होगा दुनिया में जितने डॉक्टर्स हैं सब मेल हैं। डॉक्टर्स को मैं फादर के अंदर नहीं रख सकता, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा बनाता हूं तो भी ये फिगर रॉन्ग है। इसका रीजन समझ पा रहे हैं ना आप लोग? सीधी सी बात है, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा तो इसके मुताबिक कुछ पुरुष तो ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, बट कोई भी फादर ऐसा नहीं है जो डॉक्टर है। इस रीजन से हमें इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है ये वो फादर्स हैं जो डॉक्टर हैं, ये वो मेल्स हैं जो फादर नहीं है पर डॉक्टर्स हैं, और ये वो डॉक्टर्स हैं जो फीमेल्स हैं। यहां तक क्लियर है? आगे देखो, अब मैं आपको एक फिगर बना के देता हूं, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखूंगा, आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो इस फिगर के अकॉर्डिंग सही है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जो इस फिगर पे सही फिट बैठता है। जैसे मैं लिखने की बजाय फटाफट से बोल के बता देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि एशिया, इंडिया, न्यू दिल्ली, तो इस फिगर में नहीं फिट हो सकता ना। एशिया का कंप्लीट पार्ट होगा इंडिया, इंडिया का कंप्लीट पार्ट होगा न्यू दिल्ली, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहता हूं
रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये 3 डिफरेंट कलर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा 3 अलग सर्कल से, 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 अलग सर्कल। तो हमें यहाँ पे ऐसा देखना है आंसर जो इस फिगर को सही करे। जैसे मैं लिखता हूं व्हाइट फ्लावर और क्लोथ्स। ठीक है, अब आप देखें फ्लावर और क्लोथ्स डेफिनेटली अलग होंगे, क्योंकि कोई भी फूल जो है वो कपड़ा नहीं हो सकता। और यहां पर कुछ फूल खुद वाइट हो सकते हैं और कुछ कपड़े खुद वाइट हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं वेन डायग्राम की मैं एक अलग से क्लास लूंगा, प्रॉपर वेन डायग्राम सिखाऊंगा डिटेल में। अभी मैं आपको सिर्फ डिस्टिंग्विश करना सिखा रहा हूं सेट थ्योरी में और जनरल क्वेश्चंस ऑफ वेन डायग्राम में। ठीक है, सो यहां पर एक को मान लिया मैंने फ्लावर, ये तो डेफिनेटली व्हाइट होगा, और एक को मान लिया मैंने क्लोथ्स। यहां पर ये दर्शाता है कि वो फूल हैं जो सफेद रंग के हैं, ये वो फूल हैं जो सफेद रंग के अलावा किसी और रंग के हैं, ये वो कपड़े हैं जो सफेद रंग के हैं, और ये वो कपड़े हैं जो सफेद के अलावा किसी और रंग के हैं। ठीक है, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वेन डायग्राम के, लास्ट टाइम आई एम सेइंग दिस कि उनमें कोई भी परसेंटेज की वैल्यू नहीं दी जाती, मैथमेटिकल डिजिटल वैल्यूज नहीं दी जाती, मीनिंगफुल वर्ड्स दिए जाते हैं और उन मीनिंगफुल वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स देने होते हैं। और सेट थ्री के क्वेश्चंस में क्या होता है, वहां पे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे अगर आप एसएससी का पेपर देंगे तो वहां पे मैथ्स के सेक्शन में जो परसेंटेज है, परसेंटेज के कई क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन बेस्ड हैं, वो सेट थ्री की हेल्प से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको डिजिटल वैल्यूज मिलेंगी परसेंटेज की फॉर्म में, जनरल मैथमेटिकल वैल्यूज मिलेंगी, और उनमें क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो भी डेटा की फॉर्म में ही पूछे जाएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने कहा आपसे, इसको हम फटाफट से मिटा देते हैं। ठीक है, हमने बात की दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली है दिल्ली की बात की, मैंने कहा दिल्ली में सपोज 40% लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं। मैंने कहा इसमें 50% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। याद रखो यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा 40% वो लोग हैं जो ओनली हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी बोलते हैं बस इतना पता है, इससे ज्यादा भी बोल सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। 50% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इसमें ओनली इंग्लिश वाले भी होंगे और अदर लैंग्वेजेस वाले भी होंगे, पर इंग्लिश जरूर बोलते हैं। ठीक है, और मैंने कहा 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ दिल्ली में ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो ना ही इंग्लिश बोलते हैं, नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी। तो उसको करने के लिए देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने ये सर्कल बनाया, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को, जो यहाँ पे बताया गया है 40%। उसके बाद ये सर्कल जो है ये है इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग, और ये बताए गए हैं हमें 50%। ये कंप्लीट सर्कल है इंग्लिश का और ये कंप्लीट सर्कल है हिंदी का। अब यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ये दर्शाता है वो लोग जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, और वो कितने दिए गए हैं, वो दिए गए हैं हमें यहाँ पे 15%। ठीक है, ये जो पूरा सिनेरियो है, ये पूरा सिनेरियो ये सिर्फ फिलहाल दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो फिगर का कॉम्बिनेशन है ये रिप्रेजेंट करता है दिल्ली में सिर्फ उतने प्रतिशत लोगों को जो हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिर्फ हिंदी चाहे इंग्लिश या फिर दोनों। और इसके अलावा यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया है दिल्ली के उन लोगों का जो हिंदी इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, कोई सी भी भाषा बोलते हैं पर वो हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ पे देखो, अगर सपोज मुझसे पूछा जाता कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं उसके अलावा कुछ नहीं, तो 40 में से 15 को माइनस करता तो ये आता है 25%। इसका मतलब 25% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी का इस्तेमाल करते हैं।
ओनली इंग्लिश पूछा जाता तो मैं 15 माइनस करता, ये आता 35%। इसका मतलब 35% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं और 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो एटलीस्ट हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी एक भाषा बोलते हैं, तो याद रखना ये पूरा सिनेरियो बताना है। ये पूरे सिनेरियो में हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं 40 + 50 90 में से माइनस कर दूं कॉमन वैल्यू, तो ये आ गया 75%, या फिर मैं इन तीनों को जोड़ दूं। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये हो गया 60 और 15, ये आ गया 75%। ठीक है, ये वाला ज्यादा एप्रोप्रिएट है जल्दी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर 75% वो प्रतिशत दर्शाता है कि जितने लोग यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिर्फ हिंदी चाहे सिर्फ इंग्लिश या फिर दोनों। अब टोटल 100 में से मैं 75 को माइनस करता हूं तो ये बचता है 25%। इसका मतलब दिल्ली में 25% लोग ऐसे हैं जो हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते, किसी और भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फर्क नहीं पड़ता कौन सी लैंग्वेज, पर हिंदी इंग्लिश नहीं। ठीक है, सो इन दो एग्जांपल से मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि वेन डायग्राम के नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे होते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ, और सेट थ्योरी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कैसा होता है मैथ्स की डिजिटल वैल्यू के साथ। आई होप आपको उन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं सेट थ्योरी के कुछ प्रॉपर क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं ऑलरेडी। इन दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन्हें मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टाइप मैंने लिखे हैं क्वेश्चंस के, ये कई बार पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में मैथ्स की सेक्शन में परसेंटेज चैप्टर से। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में मैं इनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक एग्जाम हुआ किसी क्लास का, उस एग्जाम में 52% स्टूडेंट्स फेल हो गए इंग्लिश में। ठीक है, 42% बच्चे फेल हो गए मैथ्स में, और 17% ऐसे बच्चे थे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। यहाँ पे जो 52% बच्चे हैं, इनमें हमें ये नहीं पता कि वो इंग्लिश के हैं, ओनली इंग्लिश के हैं या दोनों के हैं। इतना पता है कि 52% बच्चे ऐसे हैं कि वो इंग्लिश में डेफिनेटली फेल हुए हैं, चाहे दोनों में हुए चाहे किसी एक में हुए। वैसे ही 42 ओनली मैथ्स नहीं है, 42 मैथ्स है। 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। उसके बाद बताया है 46% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों एग्जाम में पास कर गए, और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट पूछे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तीनों चीजें सेम दी थी, फेल दिया था और दोनों जो बोथ थे वो भी फेल दिया था। यहाँ पे पास दिया है इंग्लिश में, यहाँ पे मैथ्स में पास दिया है, पर यहाँ पे जो बोथ दिया है वो परसेंटेज किसकी दी है, फेल की दी है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं जब सॉल्व कराऊंगा तब ध्यान दीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन में मैंने पहले फेल वाली फिगर बनाने स्टार्ट की इंग्लिश की। मैंने कहा ये हैं 52% स्टूडेंट्स जो फेल हो गए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। उसके बाद मैंने कहा ये हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो कि कितने प्रतिशत हैं, 42% हैं। तो अब हमें यहाँ पे दिया गया है 17% स्टूडेंट। ये वाला जो पार्ट है, ये रेड मार्कर काम नहीं कर रहा, ब्लू से लिखता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये हमें दिया गया है 17%। इसका ये मतलब है कि 17% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों एग्जाम्स में फेल हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है वो प्रतिशत कि जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो मैं फिर से बता दूं दो तरीके हैं, दोनों फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक तरीका है कि 52 + 42 माइनस कॉमन। ठीक है, ये आ गया 17। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करती है ऑलवेज एटलीस्ट 1। अगर भाषाओं की बात चल रही होती तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती वो लोग जो एटलीस्ट एक भाषा बोलते हैं। अगर फेल होने की बात चल रही है तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है वो लोग जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। लास्ट चीज, अगर पास का सिनेरियो होता है ये वाला, तो ये वैल्यू वो रिप्रेजेंट करती है जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, ये आया हमारा 94 - 17 77%। इसका मतलब ये है कि इस क्लास में 77% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने होंगे, 100 - 77 =
23%। इसका मतलब इस क्लास में 23% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास कर गए हैं। यहाँ पर आपको 23% की वैल्यू गिवन है 46 स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट में पास थे। तो मैंने कहा अगर 23% बराबर है 46 के तो 100 किसके बराबर होगा? 200 के। इसका मतलब इस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? जी ठीक, 200 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर अगर वो हमसे पूछते कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो मैं 52 माइनस 17 करता और ये जो वैल्यू जो मेरे पास आती 35, ये आती वो प्रतिशत जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं। ओनली मैथ्स में फेल होने वाले 42 माइनस 17 25%। ये क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ तीनों चीजें फेल में दी थी, यहाँ दो चीजें पास में हैं और एक चीज फेल। तो ऑब्वियसली जो दो चीजें पास में दी गई हैं उसी के सिनेरियो पे मैं फिगर बनाऊंगा। तो मैंने पास का सिनेरियो बनाया। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 70% स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश में पास हो गए हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 65% स्टूडेंट्स को जो मैथ्स में पास हो गए हैं। अब आप देखो यहाँ पे 27% बच्चे वो हैं जो दोनों एग्जाम में फेल हुए हैं। यहाँ पे 27 तो नहीं लिख सकता क्योंकि सिनेरियो किसका बना है? पास का। तो इसको मैंने मान लिया x। ये x प्रतिशत वो है जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 27% कौन सी संख्या है? 27% वो संख्या है जो बताती है कि कितने प्रतिशत बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। इसका मतलब अगर मैं 100 में से 27 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी 73%। इसका मतलब 73% वो संख्या है जो बच्चे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 27% दोनों में फेल थे, तो जब मैंने 27 को माइनस कर दिया तो जो 73% बचा वो कौन सी संख्या बची? जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास है, चाहे वो मैथ्स में, चाहे वो इंग्लिश में, चाहे वो दोनों में। ठीक है, अब अगर मुझे ये x निकालना है पास्ड इन बोथ, तो बहुत सिंपल है। मैं जानता था कि जो पूरा सिनेरियो होता है, यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये जो पूरा सिनेरियो होता है ये रिप्रेजेंट करता है ना एटलीस्ट वन। अगर पास है तो एटलीस्ट वन, फेल है तो एटलीस्ट वन, लैंग्वेज बोलते हैं तो एटलीस्ट वन। तो मैंने आपको बताया था 70% प्लस 65% माइनस x। इन दोनों में से जब मैंने यहाँ पर 52 और 42 में से 17 को माइनस किया था तो ये जो वैल्यू निकल के आई थी 77%, ये वही वैल्यू निकल के आई थी ना जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए थे। वैसे ही 70% और 65 में से x को माइनस करूंगा तो ये वो वैल्यू निकल के आएगी जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, जो कि गिवन है हमें यहाँ पे 73%। तो यहाँ पे लिखा मैंने 73%। सो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, उसमें से 73 माइनस करता हूं तो ये आता है 62%। इसका मतलब 62% बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, 62% बच्चे ऐसे हैं, x की वैल्यू क्लास में जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी 62%। दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले 62 हैं जिनकी वैल्यू दी गई थी हमें 248। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू दी गई है 248। हम इसके बाद 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 62 जब है 248 के बराबर तो 100 हो जाएगा 400 के बराबर। आई होप दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। यहाँ पे जो तीनों चीजें दी थी वो फेल में दी थी, ये कंपैरेटिवली इजी है उस वाले से। वहां पे ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है ये फेल वालों की दी है और जो पूरा सिनेरियो रिप्रेजेंट करता है वो एटलीस्ट 1 का करता है। सो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे बेसिक सेट थ्योरी के। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसके आगे। उस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस सिनेरियो में हमें 3 सर्कल्स बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि किस सिनेरियो में हमें 3 सर्कल्स बनाने पड़ते हैं। जब भी हमें सेट थ्योरी के टफ क्वेश्चंस मिलते हैं पजल की फॉर्म में तो जनरली वो 3 सर्कल्स की हेल्प से सॉल्व होते हैं। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सपोज मैंने कहा कि हम बात करते हैं इस बार पंजाब की। ठीक है, मैंने कहा पंजाब में कुछ लोग ऐसे हैं 55%
20% लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा 40% ऐसे लोग हैं जो ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा 35% लोग ऐसे हैं जो ब्लू कलर के कपड़े, चलो ब्लू की जगह कुछ और ले लेते हैं, जो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी, देखो ऑरेंज, ब्लैक और व्हाइट। अब मैं कुछ कॉमन चीजें बताता हूं। मैंने कहा कि 15% लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज प्लस ब्लैक दोनों तरह के कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा 12% लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज प्लस वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। और मैंने कहा 8% लोग ऐसे हैं जो तीनों तरह के कपड़े पहनते हैं, ऑल थ्री कलर्स। ठीक है, ये है क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऑलवेज उसमें इतनी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। ठीक है, अब देखो मैं इसकी फिगर बनाता हूं। सबसे पहले मैंने ऑरेंज का सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने ऑरेंज के लिए। 55%, ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है 55% को। ठीक है, इसमें से कितने हैं जो ब्लैक पहन सकते हैं, व्हाइट पहन सकते हैं, तीनों पहन सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बट 55% लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट ऑरेंज कलर के कपड़े तो पहनते ही हैं। 40% वाले हो गए ब्लैक, एटलीस्ट 40% लोग ऐसे हैं जो ब्लैक तो पहनते ही हैं मिनिमम। उसके बाद 35% हो गए ऐसे जो पहनते हैं व्हाइट। ठीक है, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में ये जो हिस्सा है ये पूरा ये रिप्रेजेंट करता है वो सारे लोग जो ऑरेंज और ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। पर ये जो हिस्सा है, ध्यान से देखना, ये वाला, फिर से देखो, ये और ये ऊपर का ट्रायंगल जैसी जो शेप है, ये वो रिप्रेजेंट करता है उतने परसेंट लोग जो सिर्फ ऑरेंज और ब्लैक पहनते हैं, व्हाइट नहीं पहनते। ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है वो लोग जो तीनों तरह के कलर पहनते हैं। समझ में आ रही है? ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है ये वाला वो लोग जो सिर्फ ऑरेंज और व्हाइट पहनते हैं, ये वो जो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट पहनते हैं, ये वो जो सिर्फ ऑरेंज और ब्लैक पहनते हैं। अब हमें क्या क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो तीनों तरह के कलर पहनते हैं, वो हमें दिया है 8%। तो यहां पे वैल्यू आ गई हमारी 8%। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया कि यहाँ पे 15% लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज और ब्लैक पहनते हैं। हमें सिर्फ इतना बताया है कि 15% लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज और ब्लैक पहनते हैं, ये नहीं बताया कि ओनली ऑरेंज और ब्लैक पहनते हैं। इसलिए ये ऑरेंज और ब्लैक 15% ये पूरा यहां से लेके यहां तक का हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझसे पूछा गया कि ऐसे लोग बताओ जो सिर्फ ऑरेंज और ब्लैक पहनते हैं, तो मैं 15 में से इस 8 को माइनस करूंगा, क्योंकि ये 8 तो व्हाइट के हिस्से के भी है, सिर्फ वाले नहीं है। तो 15 में से 8 को माइनस किया तो ये जो बचा मेरे पास 7%, ये है वो प्रतिशत जो हमें बताता है वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज और ब्लैक पहनते हैं। उसके बाद एक और चीज गिवन है, देखो यहां गिवन है 12% वो लोग जो ऑरेंज और व्हाइट पहनते हैं। अगर हमसे पूछा गया कि बताओ वो लोग कितने हैं जो सिर्फ ऑरेंज और व्हाइट पहनते हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू दी है हमें यहां पे 8% ऑल की 12 में से माइनस करूंगा तो ये बचेगी 4%। इसका मतलब बच्चों ये है कि 4% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑरेंज और व्हाइट पहनते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है आपको जिससे कि आपको इतनी जानकारी मिल पाए। अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली ऑरेंज पहनते हैं, केवल ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, तो मैं 55 में से इन तीनों संख्याओं को माइनस कर दूंगा। 8 और 7 हो गए 15, 15 और 4 19, मैंने 55 में से 19 माइनस किए तो ये आ गए मेरे
36%। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 36% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, 7% ऐसे हैं जो सिर्फ ऑरेंज ब्लैक पहनते हैं, 4 वो हैं जो सिर्फ ऑरेंज वाइट पहनते हैं और 8% ऐसे हैं जो तीनों तरह के कलर पहनते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाएगा तो डेफिनेटली उसमें इतनी इंफॉर्मेशन जरूर होगी कि आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको समझाया। आज की जो क्लास थी, जो मैंने सेट 3 पढ़ाया है, वो सेट 3 का मैंने यहाँ पर आपको बेसिक पार्ट कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा पार्ट 2 सेट 3 का, उसमें मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा और मैं वो पजल फॉर्म के क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो जनरली बैंक पीओ के पेपर में पूछे जाते हैं और एमबीए के पेपर में भी पूछे जाते हैं। सो वो आपको हेल्प करेंगे। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।